Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. Welcome to आनंद सर SST पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि आपको पता है कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्यार होता है, समर्पण होता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। हमें पता है कि 1857 से पहले अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को जीत करके एक पहली बार पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया था। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कि किसी एक शासन तंत्र के अधीन पूरा भारत आ गया था और सब भारतवासी बन गए थे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप अलग अलग थे तो आपके जो आस्था थी, आपका जो प्रेम था, आपका जो समर्पण था, वह खास पार्टिकुलर राज्य के लिए था जिस राज्य के आप निवासी हुआ करते थे। लेकिन अब जब पूरा भारत एक हो गया था तो हम सब हिंदुस्तानी हो गए थे, हम सब भारतीय हो गए थे और सब लोगों का जो प्रेम था राष्ट्र के प्रति हो गया था, देशभक्ति का मतलब भारत के प्रति भक्ति हो गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मामले में। तो भारत में नेशनलिज्म का उदय इसी तरह से हुआ। अर्ली रिवोल्ट्स इन इंडिया, भारत में अंग्रेज़ों के जिस तरह से राज्य का विस्तार हो रहा था उस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ नाराज़गी भी बढ़ रही थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से लोग रिवोल्ट कर रहे थे। 1857 से पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे। बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, आप लोग आनंद मठ का नाम सुने होंगे, उनमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे उत्तर और दक्षिण भारत में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों का विद्रोह हुआ था। तो ये सारे रिवोल्ट जो थे वो लोकल लेवल पर थे और कुछ सीमित लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, जिसे अंग्रेज जो थे क्रश कर दे रहे थे। तो वो आंदोलन, वो क्रांति जो थी, वह जो रिवोल्ट था, वह जो विद्रोह था, वह दबा दिया गया था। लेकिन उसके कारण लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ घृणा की जो बातें थी वो कम नहीं हुई थी। लोग चुप हो गए थे, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि हम भारत के लोग हैं और ये ब्रिटिश जो हैं ये विदेशी लोग हैं और हमको भारत से प्रेम करना है, न कि इस विदेशी अंग्रेज़ों से। जो सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, ये सामाजिक बौद्धिक जागरूकता थी, अंग्रेज़ों ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे। अंग्रेज़ों ने जो सबसे बड़ी बातें अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी कि एक लैंग्वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अंग्रेजी भाषा को। हालांकि उनका उद्देश्य जो था कि अंग्रेजी अगर भारत में हम लागू करेंगे तो इससे उनके शासन में सहूलियतें होंगी और भारत पर अपनी सुपरियरिटी को थोप सकेंगे। वो ये दर्शा सकेंगे कि अंग्रेज जो हैं वो सुपेरियर हैं और भारत को नीचा दिखा सकेंगे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि अलग अलग भाषा समूहों में बटे हुए लोग को संवाद करने का, कम्युनिकेशन करने का एक साधन मिल गया। इस साधन की कमी के कारण लोग आपस में जुड़ नहीं पाते थे। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक माला के उस धागे की तरह बना जिसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी लोगों को आपस में संवाद करके एक सूत्र में बंधने के लिए मजबूर किया। और चूंकि अंग्रेज विदेशी थे
और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं के भी जो लोग थे भारत के, वो सब भारतीय थे और सभी लोगों पर अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। सब लोगों को, ये जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे जो इंग्लैंड जा कर के जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उन्होंने जो इंग्लैंड जा कर के स्वतंत्रता का मतलब समझा था, जो डेमोक्रेसी का मतलब समझा था, जो अमेरिका लोग गए थे और अमेरिका में जो डेमोक्रेसी थी उसको जो देखा था, उसको देख करके भारत में आने के बाद वह अपने देश में भी उस तरह के लोकतंत्र चाहने लगे थे। तो ये जो था पढ़े लिखे लोग, उन्होंने क्या किया कि इस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लोगों को इस बात को समझाया कि हमारा भारत, अंततः भारत के लोग ही भारत को चलाएं और भारत को स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इस तरह से जो राष्ट्रवाद के उदय में इस भाषा का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो नई नई ज्ञान मिला था। आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो था कि अंग्रेजी अगर भारत में हम लागू करेंगे तो इससे उनके शासन में सहूलियतें होंगी और भारत पर अपनी सुपरियरिटी को थोप सकेंगे। वो ये दर्शा सकेंगे कि अंग्रेज जो हैं वो सुपेरियर हैं और भारत को नीचा दिखा सकेंगे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अलग अलग भाषा समूहों में बटे हुए लोग को संवाद करने का, कम्युनिकेशन करने का एक साधन मिल गया। इस साधन की कमी के कारण लोग आपस में जुड़ नहीं पाते थे। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक माला के उस धागे की तरह बना जिसने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी लोगों को आपस में संवाद करके एक सूत्र में बंधने के लिए मजबूर किया। और चूंकि अंग्रेज विदेशी थे और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं के भी जो लोग थे भारत के, वो सब भारतीय थे और सभी लोगों पर अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। सब लोगों को, ये जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे जो इंग्लैंड जा कर के जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उन्होंने जो इंग्लैंड जा कर के स्वतंत्रता का मतलब समझा था, जो डेमोक्रेसी का मतलब समझा था, जो अमेरिका लोग गए थे और अमेरिका में जो डेमोक्रेसी थी उसको जो देखा था, उसको देख करके भारत में आने के बाद वह अपने देश में भी उस तरह के लोकतंत्र चाहने लगे थे। तो ये जो था पढ़े लिखे लोग, उन्होंने क्या किया कि इस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लोगों को इस बात को समझाया कि हमारा भारत, अंततः भारत के लोग ही भारत को चलाएं और भारत को स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इस तरह से जो राष्ट्रवाद के उदय में इस भाषा का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, आप देख सकते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की बातें हुई थी। 1889 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसका पूरे दुनिया पर असर हुआ था और ये जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वह वहाँ जा कर के उसको देखा था और समझे थे। तो उसका भी असर भारत पर हो रहा था। भारत के लोगों को वो समझा रहे थे उसके बारे में कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व क्या होती है। इसी प्रकार से यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन इटली का हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो राष्ट्रवाद को उदय में एक बहुत भूमिका निभा रही थी। इंडियंस अपनी भाषा में बोल सकते थे लेकिन लोगों के बीच में इंग्लिश ने एक अच्छी भूमिका निभाई देश को एक करने में। यहाँ दो क्वेश्चंस हैं, हम इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, इट मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन। ये क्या होता है जिसमें एक पूरे देश के प्रति वननेस की भावना आती है और देश से संबंधित होने की बात होती है, तो उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया
वेल्थ इंडियन वेल्थ टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके कारण भारत का जो इकोनॉमिक ड्रेन था, भारत के धन का निष्कासन जो हो रहा था, वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए हो रहा था। फेमाइंस बिकम फ्रिक्वेंट, बार बार फेमाइंस आ रहे थे। द कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स डिटराइटेड, जो किसान और मजदूर थे उनकी स्थितियां खराब हो रही थी। सी बोथ ए एंड बी, तो इसके सही जवाब है सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही स्थितियां थी। अदर फैक्टर्स, और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत और देश के प्रति प्यार भावना को जगाने का काम किया। इनमें से एक थे लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन 1776 से 1780 के बीच में भारत के वायसराय हुआ करते थे और वह एक कट्टर ब्रिटिश थे जो जिन्हें भारत के लोग पसंद नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लागू की जिससे लोगों में उनके प्रति नफरत की भावना आ गई। हिज पॉलिसी ऑफ रिमूविंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स ruins the Indian textile industry. He also made to pay expenses of war अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो लॉर्ड लीटन ने क्या किया था कि भारत के जो भी सामान ब्रिटिश जाते थे उस पर बहुत भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, जिसके कारण भारत में जो तैयार किए हुए माल थे वो काफ़ी महंगे हो गए थे और वो बिक नहीं पाते थे। दूसरी बात उसने क्या की थी कि जो अफ़गान ब्रिटिश वार था उसमें भारत से जो टैक्स के माध्यम से पैसे मिलते थे उसको खर्च किया जा रहा था। इससे भारत के लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी कि हम हमसे टैक्स वसूल करके और वह अपना दूसरे कामों में यूज कर रहे हैं और ख़ास करके दूसरे देश को कॉलोनी बनाने काम में यूज कर रहे हैं। तो इससे लोगों में लॉर्ड लीटन के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति नफरत बढ़ रही थी। भारत में लॉर्ड लीटन ने 2 कानून बनाए थे। एक पहला द वर्नाकुलर एक्ट 1878 बनाए थे। इसके तहत ये प्रावधान था कि कोई भी सेंसरशिप थोप दिया गया था भारत के प्रेस पर, यानी अंग्रेज के खिलाफ वो कुछ लिख नहीं सकते थे। तो इसका असर था कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी आ गई कि आखिर वो सत्य क्यों न लिखे। सेंसरशिप एक तरह से डिक्टेटरशिप का बहुत बड़ा माध्यम होता है और जनता की आवाज़ उसके माध्यम से दबाई जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई इस एक्ट के माध्यम से। तो लोगों में इसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति नाराज़गी की भाव आ गए। दूसरा था द एक्ट 1878, जो आर्म्स एक्ट 1878 था। इसके तहत भारत के किसी भी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने पर प्रतिबंधित कर दिया कि भारत के कोई भी लोग हथियार नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये था कि आत्मरक्षा के लिए भी आप हथियार नहीं रख सकते। अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर भारत के लोगों को आर्म्स रखने की छूट दी गई तो उसका उपयोग वे लोग विद्रोह के समय में कर सकते हैं। इसके बाद लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में भारत के वायसराय बनकर के आए। तो लॉर्ड रिपन का जो व्यवहार था भारत के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था। लोग लॉर्ड रिपन को काफ़ी पसंद करते थे और लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के लोगों के हित में डिसीजन ले रहे थे। उन्होंने एक कानून बनाया था, एल्बर्ट बिल। इस बिल के अनुसार क्या था, ये प्रोविज़न किया गया था कि इंडियन जज जो हैं वो अंग्रेज़ों के मुकदमे को भी सुन सकते हैं। भारत के लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी बातें थी कि भारत के और जो ब्रिटिश हैं दोनों एक ही पलड़े पर आ गए थे, लेकिन ब्रिटिश को ये कहाँ मंजूर होने वाला था। उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और अपने ही वायसराय के खिलाफ प्रोसेसन निकाला, उनका बायकॉट किया और बहुत सारा भारत से लेकर के इंग्लैंड तक में उसका विरोध हुआ, जिसके कारण उसको बाद में वापस लेना पड़ा। तो ये सारे जो काउजेज थे उसके कारण भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो रहा था और इसके रिएक्शन में वे लोग अपने देश के प्रति प्यार जग रहा था, अपने देश के, और लोग एकजुट हो रहे थे।
अब इसका असर अर्ली एसोसिएशंस के रूप में सामने आया, क्योंकि भारत में लगभग सभी राजा का राजतंत्र एक तरह से समाप्त हो चुका था और अंग्रेज इंग्लैंड में लोकतंत्र था। लोगों ने अमेरिका के लोकतंत्र को देखा था, तो उन्हें लगा कि हम अपने आप को संगठित करके ही अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। तो अपने हालांकि ये अपने निजी या क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने कुछ एसोसिएशन बनाए थे। ये जो 1850 ईस्वी से लेकर के 1885 ईस्वी तक कई सारे एसोसिएशंस बने थे, संगठन बने थे, जो अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंग्रेज सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए बनाए गए थे। इनमें कुछ एसोसिएशंस थे, जैसे द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 बनाया गया था। द बॉम्बे एसोसिएशन 1892 ईस्वी में निर्मित की गई थी। द मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना भी 1852 को हुआ था। द पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 को हुआ था। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। तो ये सारे जो एसोसिएशन थे वो अपने अपने क्षेत्र में बनाए गए थे, लेकिन 1885 ईस्वी से पहले कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं बना था जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, यानी भारत के हर राज्य के लोगों उसमें शामिल हो, और जो भारत के लोगों के भारत के हित में सोचे, ऐसे एसोसिएशन नहीं थे। All the members of these associations were educated Indians who belonged to the upper sections of the society. Their plans to action were sent to send petition to the British government asking them introduce administrative reforms, reduce taxes, giving Indians a more prominent role in the administrative एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एसोसिएशंस थे, वे लोग जो थे आप पिटीशन के माध्यम से अंग्रेज सरकार से अपनी मांगे रखते थे, और इन मांगों में मुख्यतः जो मांगे होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की होती थी, प्रशासनिक सुधार की मांग करते थे, टैक्स में कमी करने की मांग की जाती थी, और इन जो प्रोमिनेंट जो सरकार थी उसमें प्रोमिनेंट इंडियंस को ज़्यादा महत्व और ज़्यादा पावर देने की मांग होती थी। हालांकि अंग्रेजों ने इनके मांगों को प्राय इग्नोर ही किया था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमने अर्ली एसोसिएशन तक देखा कि भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारक थे वो कौन कौन से थे, और हमने इसमें डिस्कस किया कि जो कांग्रेस के 1885 से पहले के एसोसिएशन थे वो कौन कौन थे। हम नेक्स्ट वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और 1885 से लेकर के 1920 ईस्वी तक की जो परिघटनाएं भारत में हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें।